चलिए, सो वी आर कवरिंग विद जनवरी एंड फरवरी ऑफ 2023. ओके, पुराने टॉपिक जरूर हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो काफी बार पेरिनियल टाइप के होते हैं कि लॉन्ग टाइम तक आपसे पूछे जा सकते हैं. क्या? सो व्हाट वी आर कवरिंग टुडे, लाइटर टॉपिक्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, एंड इट्स अ नो. फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने एक आइडिया दिया था कि जो भी डिफिकल्ट टेरेन वाले स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, अब वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्कोप कम है, तो इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाए. उसके थ्रू क्या होगा? मेजरली इट इज अबाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस. जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो अगर किसी स्टेट का 50-50 शेयर है, 75-25 शेयर है, यहां पर सीधा 90-10 हो जाता था कि 90% सेंटर दे देगा, और इसके अलावा कुछ एक्साइज ड्यूटी वगैरह में एग्जम्पशन दे देते हैं ताकि इन स्टेट्स को सपोर्ट मिल सके इकोनॉमिक प्रोग्रेस का वीजा विज सोशल डेवलपमेंट का. लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने डिसअलाउ कर दिया कि नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट को अब हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देंगे. तो उसके पीछे के रीजन क्या है, क्या फैक्ट्स होते हैं, वो नोट कर लेते हैं. 2024 के इलेक्शन में भी काफी हंगामा हुआ था, स्पेशली जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेट्स हैं जिनका क्लेम है कि हमें स्पेशल कैटेगरी दी जाए, जैसे एक बिहार, इन एवरी पैरामीटर द लोएस्ट स्टेट, इसके अलावा ओडिशा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश. इस बार क्योंकि सरकार बनी है दो पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से, वन रूलिंग बिहार, सेकंड रूलिंग आंध्र प्रदेश, तो काफी प्रेशर डाल रहे थे. तो ये लग रहा था कि 2024 के इलेक्शन के बाद शायद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फिर से दे दिया जाए. लेकिन इस बार भी गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड कायम रखा है. वो अलग बात कि इन स्टेट्स को स्पेशल पैकेजेस दे दिए. सिंपल डील ये है कि यार क्या चाहिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या पैकेज? तो पैकेज ही मिलता है, हम आपको पैकेज अलाउ कर देते हैं. क्लियर? ओके, प्लीज. चलिए, देन वैकेंट डिप्टी स्पीकर पोस्ट. एक्चुअली जब ये करंट अफेयर हुआ था जनवरी 2023 के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई थी दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा और 4 और स्टेट हैं जहां पर डिप्टी स्पीकर अपॉइंट ही नहीं किए गए थे, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इशू किया था. बट उसकी कोई कल्मिनेशन पॉइंट आया नहीं. उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, नई लोकसभा बन चुकी है. लेकिन ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक भी लोकसभा में डिप्टी स्पीकर अपॉइंट नहीं किया गया. तो चेक कर लेंगे क्या उसके पीछे की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है या नहीं है. देन सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट काफी चर्चा में रहा था. एक लाइन का वैसे तो करंट अफेयर है, अभी इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन हाँ आप मेंस वगैरह में कहीं कोट कर सकते हैं. व्हाट इज सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, Information Technology Act? Anyone? What was 66A of IT Act, which was declared unconstitutional and void by the Supreme Court in share single case? Anyone? Okay. आपने वो सुना था कि पबजी बैन हो गया, टिकटॉक, है ना, तबाही मच गई थी एक बार, तो टिकटॉक बैन, ये बैन, वो बैन. क्या आपने ऐसी भी कोई न्यूज सुनी थी कि इंडिया ने कुछ चाइनीज ऐप हैं जो खासकर लोन प्रोवाइड करती हैं, इजी लोन प्रोवाइड करती हैं, वो बैन कर दिया था? सुनिए आपने ऐसी कुछ न्यूज? तो बस सिर्फ इतनी सी बात है कि गवर्नमेंट को ये पावर कहां से आ रही है. किसी भी ऐप को बैन करना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को बैन कर देना, स्टॉप कर देना, ये गवर्नमेंट के पास पावर कहां से है? दैट इज 69A ऑफ आईटी एक्ट. प्लेन एंड सिंपल, इतना ही बस इसके बारे में करेंगे. क्लियर? चलिए, देन केजी बालाकृष्ण कमीशन. ये भी वैसे तो एक लाइन का करंट अफेयर है. सिर्फ इतना सा सवाल बनना चाहिए प्री के अंदर कि केजी बालाकृष्ण कमीशन किस टॉपिक से रिलेटेड है. सो एनीवन केजी बालाकृष्ण, एनीवन ऑनलाइन, एनीवन केजी बालाकृष्ण कमीशन. दैट्स एन इंपॉर्टेंट कमीशन. हालांकि इसको 2 साल का पीरियड दिया गया था, लेकिन 1 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है इसको, तो अभी भी इसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, हो जानी चाहिए थी, बट एक्सटेंशन ले चुके हैं. तो सिंपल सी बात इतनी है कि हिंदुइज्म से कन्वर्ट होके या अदरवाइज भी जो और रिलीजन में जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम सिखिज्म एंड बुद्धिज्म, जैसे कि क्रिश्चियन या मुस्लिम्स के अंदर, तो वहां पर भी क्या शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस देना चाहिए और वो फैसिलिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. सो आई रिपीट, दलित क्रिश्चियंस या फिर दलित मुस्लिम्स, जो एक सोशल रियलिटी हमारे यहां पर है, लेकिन उसको अभी तक लॉ कंफर्म नहीं करता है. आई रिपीट,
शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस अभी तक दिया जाता है हिंदुइज्म के अंदर। 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के साथ सिखिज्म में भी लागू किया गया, तो आई बिलीव यू नो कि सिखिज्म में रिजर्वेशन पॉलिसी रखते हैं। 1990 में बुद्धिज्म में भी इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो अगर आप देखें शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस किस किस रिलीजन के अंदर है, हालांकि ये कास्ट बेस्ड है लेकिन रिलीजन से भी अटैचमेंट है, तो हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म के अंदर दिया जाता है। लेकिन फिर डिस्क्रिमिनेशन तो और भी रिलीजन के अंदर हो रहा है, तो हमारे यहां दलित क्रिश्चियन का भी एक फिनोमेना है। मुस्लिम्स के अंदर भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि यार दलितों से भी पिछड़े हैं मुस्लिम्स, तो क्या उन रिलीजन के अंदर भी हम दलित स्टेटस अकॉर्ड करें या नहीं करें, इस बात की जांच के लिए केजी बालाकृष्ण कमीशन। क्लियर यहां तक? ओके, एंड देन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। सो यू नो लिटिल बिट अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। व्हाट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? एग्जैक्टली देश भर से 112 डिस्ट्रिक्ट चुने गए, डिफरेंट स्टेट्स के कुछ जिलों को चुना गया जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया। अब एस्पिरेशनल इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का ज्यादा स्कोप है। लेटर ऑन हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। अदरवाइज ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी की मैं बात करूं तो ये देश के मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब यहाँ पर डेवलपमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है, तो इन डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए हम लेके आ रहे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब उसी को और डिटेल में इंप्लीमेंट करने के लिए वी हैव इंप्लीमेंटेड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो वही सारी चीजें, वही पिलर्स, न्यूट्रिशनल, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो 5-6 पिलर हैं, उन सबको आप ब्लॉक वाइज इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात। एंड फाइनली भारत रत्न अवार्डीज 2024, हालांकि ये 2024 का था लेकिन हमसे मिस हो गया था, तो अब हम इसको 23 के साथ कवर कर लेंगे। किन किन लोगों को मिला था भारत रत्न इस बार? तो बहुत चर्चा में रहा था 2024 में भारत रत्न। एनीवन, किन लोगों को मिला? कोई एक दो नाम बता दीजिए। वो तो पहले मिल चुका है वाजपेयी साहब को। वाजपेयी के चेले की बात करो। वेरी गुड, कर्पूरी ठाकुर साहब। ठीक है, और एल के अडवाणी, श्री एल के अडवाणी साहब को मिला है। और कुछ कोई बड़े किसान नेता? चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह साहब। ठीक है, एनीवन एल्स? कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन वाला बंदा पता है? एम एस स्वामीनाथन। क्लियर? ठीक है, 5 नाम है। ट्रेडिशनली एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन ये रूल इस बार दूसरी बार ब्रेक किया गया। यूपीएससी पूछ चुकी थी इसको ऑलरेडी कि 3 बार दिया जाता है कि 5 बार दिया जाता है। वो पॉइंट्स हम नोट कर लेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट विद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एंड लॉन्ग स्टैंड दैट वी विल नॉट अकॉर्ड एनी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू एनी स्टेट। व्हाट इज द बेसिक फिनोमेना दैट फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, एज आई टोल्ड, वो ये स्कीम लेके आए थे कि यार हम आपको कुछ पैरामीटर्स देंगे। मेक यू राइट डाउन। सो ज्यादातर ये डिफिकल्ट टेरेन वाले स्टेट हैं, हिली रीजन है, डिफिकल्ट रीजन है, इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्कोप कम है, तो इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अकॉर्ड कर दिया जाए। और उसके बदले में क्या होगा, सेंटर से एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाएगा ताकि ये स्टेट डेवलप हो सके। लेकिन लेटर ऑन ये बड़ी पॉलिटिक्स की वजह भी बन गया। हर स्टेट अपनी अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज करके डिमांड करने लग पड़ा कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाए। और ऊपर से हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि सेंटर के एक्सचेकर पे एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। उनको ज्यादा पैसा, जैसे 2 चीजें अगर आप पकड़ लें, जैसे एक हमने बात की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 90-10 रेशियो हो जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? कोई भी स्कीम चला दी, मान लीजिए 2 तरह की स्कीम होती है। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दैट इज 100% फंडेड बाय सेंटर। फॉर एग्जाम्पल नरेगा, उसमें सारा का सारा वो इंप्लीमेंट स्टेट में हो रही है लेकिन उसकी सारी फंडिंग सेंटर से आ रही है। दूसरी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, आपकी आजकल चल भी रही है स्कीम्स की क्लासेस, तो उसमें आप नोट करते भी होंगे कौन सी सेंट्रल सेक्टर है, कौन सी स्पॉन्सर्ड है, और कई बार तो कितना रेशियो है इसके अंदर। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, कुछ पैसा सेंटर देगा, कुछ देगा स्टेट, अपनी तरफ से वो रिसोर्स जनरेट करेगा। तो अलग अलग रेशियो हो सकते हैं। इट कैन बी 50-50, इट कैन बी 60-40, इट कैन बी 75-20। क्लियर? इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेशियो फॉर अदर स्टेट्स, जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स हैं वहां पर ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 90-10, 90% पैसा सेंटर से आएगा। इसके अलावा स्टेट्स को बहुत सारी ड्यूटीज वगैरह से एग्जम्पशन भी दे दिया जाता है।
तो सेंटर को जो कमाई होने वाली थी वो नहीं हो रही है और ऊपर से आप खर्च कर रहे हैं, तो सेंटर के ऊपर ज्यादा आ जाता है दबाव। क्लियर? तो ये लॉन्ग कंटेस्टेड था कि यार अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन। अदर स्टेट कहते हैं सर हमें क्यों नहीं आप ये दे रहे हैं, या अदर स्टेट कहेंगे सर हम कमा के दे रहे हैं। अगर प्रोग्रेसिव स्टेट की बात हम कर लें तो कहेंगे सर हमें कमा के दे रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज सर आप कहाँ दूसरे स्टेट्स को दे रहे हैं। क्लियर? तो काफी पॉलिटिकल टसल था इसको लेके। फिर आया 14th फाइनेंस कमीशन अंडर वाईवी रेड्डी साहब, और 14th फाइनेंस कमीशन ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को खत्म कर दीजिए। हालांकि कुछ हिली स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़कर किसी भी स्टेट को अब आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देंगे। लेकिन इसके पीछे की रैशनल वजह क्या थी? एनीवन? Why 14th Finance Commission recommended? What was the rationale behind it? See, 14th Finance Commission has set a milestone in fiscal federalism. 14th Finance Commission ने जो सेंटर और स्टेट के बीच में वर्टिकल डिवोल्यूशन है रिसोर्सेस का, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस का, उसको 32% से बढ़ाकर कर दिया 42%। और इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट भी कर ली। आई रिपीट, यूनियन फाइनेंस कमीशन का एक मेन काम होता है सेंटर और स्टेट के बीच में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। देयर इज आर्टिकल 270 इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें एक डिविजिबल पूल होता है। डिविजिबल पूल से मेरा मतलब है उसमें कुछ टैक्सेस जाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह उसके अंदर जाएगा। अब उस फंड के अंदर जितना भी पैसा है, जितना भी मनी है, उसका 42% डिवॉल्व कर देंगे स्टेट को, रेस्ट रख लेगा सेंटर। और फिर ये जो 42% पैसा आया, मान लीजिए इसमें 100 रुपए हैं हाइपोथेटिकली, तो 42 रुपए किसको आ गए? स्टेट्स को। लेकिन स्टेट तो बहुत सारे हैं, 28 स्टेट्स भी आए हैं, तो ये 42 रुपीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 28 स्टेट्स। यहां तक रोकते हैं उसको, ठीक है, हमारे काम का यहीं तक है। तो पहले क्या होता था? पहले 42 रुपए नहीं आते थे, पहले आते थे 32 रुपए, 32% डिवॉल्व होता था। तो फाइनेंस कमीशन ने कह दिया 42%। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़, देन 10% इज अ क्वांटम जंप। तो इसका मतलब स्टेट्स की इनकम इंक्रीज हो गई। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा यार हम आपकी सभी राज्यों की इनकम बढ़ा देते हैं, यार आत्मनिर्भर बनो। मतलब आत्मनिर्भर टर्म बाद में आई थी, लेकिन कहना तो वही चाह रहे हैं, अपनी स्कीम्स को यार खुद फंड कीजिए आप। तो रैशनैलिटी बिहाइंड द डिसीजन वाज इंक्रीज्ड इनकम ऑफ द स्टेट। सबकी इनकम बढ़ गई, अपने हिसाब से अपने आप को चलाइए। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने वही स्टैंड कायम रखा है। जैसे मैंने कहा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद काफी ज्यादा इस बात की चर्चा हुई थी कि शायद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दोबारा दे दिया जाए, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ने वही स्टैंड कायम रखा है, किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अब नहीं दिया जाए। क्लियर है यहां तक? अगर आपसे इसके ऊपर मेंस राइटिंग के अंदर पूछ लें कि आपकी ओपिनियन क्या है, इसके सपोर्ट में लिखिएगा। अब वो दौर नहीं रहा है जहां स्टेट्स को फ्री फंड में हम सपोर्ट ही करते हैं। आज का दौर है इंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट का। अगर भारत को विकसित होना है तो स्टेट को विकसित होना ही पड़ेगा। वैसे भी साउदर्न स्टेट का यही तो इल्जाम है कि यार हम तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। आज आप नॉर्थ इंडिया की हिंदी स्पीकिंग बेल्ट हटा दीजिए हमसे, आप चाहे एचडीआई में आ जाइए, चाहे पर कैपिटा इनकम में आ जाइए, हम डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होंगे। तो नॉर्थ की वजह से हम पिछड़े हुए हैं। तो मसला है सब स्टेट को डेवलप होना पड़ेगा और उसके लिए सेल्फ लैंड बनना ही पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? यस यस, आई मेक यू राइट। राजस्थान वगैरह को भी दे दिया था, तो लिखवा दूंगा मैं इसके अंदर, नोट्स के अंदर वैसे आपको मिल जाएगा। क्या? अच्छा, मैंने अभी कहा कि 14th फाइनेंस कमीशन ने वर्टिकल डिवोल्यूशन में जो पैसा था वो 42% कर दिया। इसके बाद आया 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग कितना है? वेरी गुड, 41%। तो 1% पैसा काट लिया। हाँ, बस इतना याद रखिएगा। तो चाहे 42% से 41% कर दिया था, तो ऐसा नहीं कि स्टेट की जो इनकम थी इसके थ्रू उसमें कमी आएगी। 1% पैसा काटा गया था जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर विच वॉज अर्लियर स्टेट कन्वर्टेड इनटू यूटी, तो एक स्टेट कम हो गया
और ऊपर से यूटी में फंड कौन करेगा? सेंटर करेगा। तो सेंटर के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, तो 1% पैसा जेएनके का दिया गया सेंटर। क्लियर? बट 42% के हिसाब से ही पैसा पहुंच रहा है अभी भी स्टेट्स के पास, क्योंकि एक स्टेट कम हो चुका है। और 16 फाइनेंस कमीशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्लीज रेज योर हैंड, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन? the chairperson of 16th finance commission? raise your hand, raise your hand, raise your hand. अरे नहीं यार, ये नहीं करना। केजरीवाल? एग्जैक्टली डॉक्टर अरविंद पनागरिया। ये नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? सारी स्टोरी समझ में आ गई? ओके, लिख लीजिए, पॉइंट फॉर्म में लिखा रहा हूं, लिखें। दिस क्लासिफिकेशन, अच्छा ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? मैं पॉइंट फॉर्म में लिखा रहा हूं, नोट्स में आपको मिल जाएंगे डिटेल, जो बस याद रखना है वो लिख लीजिए। सो दिस क्लासिफिकेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय Fifth Finance Commission, Fifth Finance Commission in 1969. First, it was accorded to J&K, Assam, Nagaland. J&K, Assam, Nagaland. Further, सारे स्टेट अगर लिखने तो लिख लें, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, लास्ट वॉज तेलंगाना। तेलंगाना is right. 14th Finance Commission under Y.V. Reddy. 14th Finance Commission recommended to do away with special category status, special category status, except for northeastern and three hilly states. Three hilly states: Himachal, Uttarakhand, and J&K. Shell. Please write parameters. हाँ जी, राजस्थान को दिया था या नहीं? नहीं, राजस्थान को नहीं दिया, सॉरी, राजस्थान मत लिखिएगा, नहीं दिया। चलिए, पैरामीटर्स बेस्ड ऑन गडगिल फॉर्मूला। अगर किसी को देते थे तो उसके पीछे पैरामीटर्स क्या है? नंबर 1, हिली टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, low population density, seizable share of tribal population, seizable share of tribal population, strategic location near borders, strategic location near borders, economic and infrastructure backwardness, economic and infrastructure backwardness, and non-viable nature of state finance, non-viable nature of state finance. Then बस इतना है। हाँ, ये जरूर लिख लीजिए, बेनिफिट्स लिख लें। 90%
90% share of fund, 90% share of fund provided by the center in centrally sponsored schemes. This is non-lapsable fund. What is non-lapsable? अगर एक साल में खर्च नहीं कर पाए हैं तो कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा, लैप्स नहीं करेगा. Further, significant concession in excise and custom duties. Further, corporate and income tax. Please write 30%. हाँ जी. कॉर्पोरेट टैक्स, उसमें कंसेशन दे देते हैं हमको उठा के, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ सके यहाँ पे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30%, 30% of center's gross budget, 30% of center's gross budget goes to special category status states. Special category status states. सभी स्टेट्स के लिए 30% जाता है सर. हाँ जी, हाँ जी. तो भाई आ जाएगी. चलिए ठीक है, कंसर्न वगैरह हम कर चुके हैं. ओके, नाउ वी कम टू vacant deputy speaker post, and interestingly it is vacant till now. 2019 से अभी तक ये पोस्ट vacant पड़ी है. जैसे मैंने कहा, करंट अफेयर में इस वजह से था क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया था सेंटर को भी और 5 स्टेट्स को भी. दैट वाज राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड, जहां पे डिप्टी स्पीकर इलेक्ट ही नहीं किया गया था. नाउ इफ वी कम टू लोकसभा, सो रिलेटेड आर्टिकल इज 93. एक बार समझ लीजिए, फिर हम लिख लेंगे इसमें जो भी लिखने वाला होगा. हालांकि पॉलिटी क्लासेस में भी कवर कर ही चुके हैं, क्योंकि इतने टाइम से जब भी स्पीकर पढ़ते हैं तब कवर हो जाता है उसके साथ. आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर vis-a-vis डिप्टी स्पीकर. लेकिन 93 की वर्डिंग बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ी वेगनेस उसके अंदर है. तो सबसे पहले 93 आर्टिकल का मैंडेट ये है दैट लोकसभा विल इलेक्ट 2 persons as speaker and deputy speaker from among themselves. तो इसमें क्या चीजें हैं? एक तो इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे चुना जाना है या कैसे चुना जाना है, ये प्रोसेस बताया ही नहीं गया. और दूसरा इंपॉर्टेंटली टाइम नहीं है इसके अंदर, कितने टाइम के अंदर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन होगी ये मेंशन नहीं है. लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड ये है दैट लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल शैल, और फिर लिखा है एज सून एज मे. आई रिपीट, द हाउस ऑफ पीपल एज सून एज मे, हाउस ऑफ पीपल शैल एज सून एज मे बी elect 2 people, one as speaker, another as deputy speaker. आपस में से चुनेंगे. तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? एक, प्रोसीजर नहीं हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, दूसरा टाइम लिमिट नहीं है. अब इसी के साथ फिर आ जाती है प्रैक्टिस. अर्लियर टाइम्स के अंदर होता यह था कि जब भी इलेक्शन होगा, अच्छा ये इलेक्शन इकट्ठा नहीं होता, जैसे पहले स्पीकर चुने जाएंगे सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद स्पीकर प्रिसाइड करेंगे डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन को. अच्छा, स्पीकर का इलेक्शन पता है आपको? प्रोटेम स्पीकर पता है आपको? ऑनलाइन क्लियर? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा. सो ट्रेडिशनली ये होता था कि पहले स्पीकर की इलेक्शन होगी, तो हाउस में मेजोरिटी किसकी है? रूलिंग पार्टी की. रूलिंग पार्टी का स्पीकर बन गया. फिर किसी एक दिन जाकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है, फिर से मेजोरिटी किसकी है? रूलिंग पार्टी. तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों होते थे रूलिंग पार्टी के. स्टेट्स में अभी भी बहुत जगह ऐसे ही चलता है. लेकिन लेटर ऑन हमने एक प्रैक्टिस डेवलप की, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, एक हेल्दी प्रैक्टिस है, क्योंकि प्रोसीजर यहां नहीं दिया गया, तो प्रोसीजर आप खुद से बना सकते हैं. तो अभी प्रोसीजर क्या है दैट स्पीकर
will be an MP supported by ruling party and deputy speaker will be person supported by और MP supported by opposition political party. ये एक हेल्दी प्रैक्टिस हमने डेवलप की थी. क्लियर है? तो अब इलेक्शन अगर थोड़ा सा आप याद करें कैसे होता है, लोकसभा या न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की पहली मीटिंग के दौरान ही चुने जाएंगे स्पीकर प्रोटेम. प्रोटेम मतलब टेम्परेरी. इस स्पीकर प्रोटेम के दो ही मेन काम हैं. एक, न्यूली इलेक्टेड एमपीज को उनकी ओथ दिलानी है, क्योंकि ओथ देने के बाद ही वो वोट कर सकते हैं, और फिर स्पीकर का इलेक्शन कराया जाएगा. तो स्पीकर का इलेक्शन कौन कंडक्ट करा रहा है? स्पीकर प्रोटेम. तो बस होगा ये कि एक तयशुदा दिन पर रूलिंग पार्टी की तरफ से एक नाम का प्रपोजल आएगा कि इस नाम को हम स्पीकर के लिए प्रस्तावित करते हैं. सारा हाउस टेबल थपथपाएगा, सपोर्ट करेगा, उनको स्पीकर चुन लिया जाएगा. स्पीकर आगे अपनी पोस्ट ले लेंगे. अब क्योंकि फिर से टाइम लिमिट नहीं है, तो दूसरे दिन, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद एक डेट सेट की जाएगी कि आज डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है. और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कौन करा रहा है? स्पीकर खुद कंडक्ट करा रहा है. तो हेल्दी प्रैक्टिस ये कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक नाम प्रपोज किया जाएगा, उसको समर्थन मिलेगा, उसको डिप्टी स्पीकर अपॉइंट करते हैं. क्लियर है यहां तक? लेकिन 2019 के बाद से अभी तक भी, मतलब 2024 का भी इलेक्शन हो गया, तो 17 लोकसभा आपकी पहली लोकसभा, एंटायर पीरियड में डिप्टी स्पीकर अपॉइंट ही नहीं किया गया. और 2024 में जब इलेक्शन हुए और उसके बाद अगर आपने न्यूज़पेपर कवर किया हो, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था कि इस बार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट किसको मिलने वाली है. क्या? लेकिन इस बार भी डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया गया. वजह क्या है इसके पीछे से? देखिए, असल वजह तो कोई इस तरह की जगजाहिर नहीं की गई है, लेकिन इनिशियली हुआ ये कि 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हुए और उसके बाद लोकसभा ने काम करना शुरू किया, तो कोविड एरा आ गया. अब कोविड के टाइम में लोकसभा अपनी फुल कैपेसिटी में काम ही नहीं कर रही है, तो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं करा पाए. जस्टिफाइड, ओके, फेयर इनफ. लेकिन जब कोविड से रिकवर कर गया सारा देश और सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क करने लगे, तब भी डिप्टी स्पीकर अपॉइंट नहीं किया गया. और कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज ने यह कहा, जरूरत ही नहीं है, सारा काम ठीक होता रहा है. और पंजाबी कहना कि तुसी काम दसो केड़ा रुक गया, सरी जाता है साडा, लोड़ ही नहीं है. सो उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड किया गया. सर अब इसमें यह होता है कि लोकसभा में 10 मेंबर का एक पैनल है. जैसे आप समझ लें कि अगर स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, और अगर डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है तो हाउस में 10 मेंबर का एक पैनल बनाया जाता है सर. उनमें से कोई भी एक बंदा आके कर लेगा. और अगर किसी दिन मान लीजिए ये 10 लोग भी नहीं आए, तो हाउस अपने सहमति से किसी एक पर्सन को स्पीकर का काम करने के लिए बिठा देंगे. क्या? तो वही वाली चीज कि सर अगर एब्सेंट भी होते हैं तो 10 मेंबर का पैनल है, जरूरत नहीं है. क्लियर? लेकिन अगर आप मेंस में अपनी ओपिनियन लिख रहे हो, तो देखिए अगेन, जैसे अब इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन एज सच तो नजर नहीं आ रही है कि आपने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड नहीं है. लेकिन अगेन, यू कैन नॉट यूज द साइलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू किल द वेरी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर सेटल्ड प्रैक्टिसेस. तो हमें वो हेल्दी प्रैक्टिस कहां, तो हम एक स्टेज पे पहुंच गए थे कि हमने अपनी आपसी सहमति से अपोजिशन पार्टी के मेंबर को डिप्टी स्पीकर बनाना शुरू किया. वैसे एक वो फिलॉसफी भी है ना, दैट हाउस डजंट बिलोंग टू ट्रेजरी बेंच ओनली, हाउस डजंट बिलोंग टू रूलिंग पार्टी ओनली. हाउस तो सबका है सर, अपोजिशन पार्टी का भी है, तो उनको भी जगह देनी चाहिए जहां तक पॉसिबल हो सके. क्लियर है यहां तक? तब आप जरूर लिखिएगा कि डिप्टी स्पीकर एज सून एज अपॉइंट होना चाहिए. एंड आई डोंट नो सुप्रीम कोर्ट की इस पे कोई इंटरप्रिटेशन अच्छी आए, लिबरल इंटरप्रिटेशन आए, तो शेल वर्ड पे यूज करें, दैट यू आर ड्यूटी बाउंड सर. वहां पे शेल वर्ड भी तो यूज हुआ. तो एज सून एज को आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं लेके जाएंगे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपॉइंट कीजिए. क्लियर है यहां तक? एनी डाउट प्लीज आस्क. ऑल क्लियर? चलिए लिख लीजिए इसके अंदर थोड़ा सा, लिखें आर्टिकल 93 provides that Lok Sabha shall, as soon as may be,
as soon as may be, choose 2 members as speaker and deputy speaker from among themselves. From among themselves. Change your paragraph or line. Article 178. Article 178 provides the same. Provides the same for a state legislative assembly. ये सब हमने कर लिया. एक और चीज लिखिए. रूल 8 याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. बट रूल 8 ऑफ लोकसभा प्रोसीजर बुक provides that election of deputy speaker shall be held on such date as may be fixed by the speaker. As may be fixed by the speaker. Please do write powers. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई ऐसी अथॉरिटी चर्चा में रहे उसके पावर्स एंड फंक्शंस पे बात आ सकती है. तो एक पावर एंड फंक्शन तो हम जानते हैं कि जब भी, अच्छा याद रखिएगा, डेप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर. जब भी स्पीकर साहब एब्सेंट होंगे तो स्पीकर वाली सारी पावर्स होंगी डेप्टी स्पीकर के पास. ही विल फंक्शन एज स्पीकर. क्या? बट व्हाट अपार्ट फ्रॉम दैट तो लिखें. ही ऑल्सो प्रिसाइड्स ओवर joint sitting. Obviously in the absence of speaker. So I believe you know that in case of joint sitting of Lok Sabha and Raj Sabha, if speaker is absent, then deputy speaker. If deputy speaker is also absent, like the case right now, then vice chairman. वाइस चेयरमैन क्या होता है यार? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. क्या गिव यू ऑप्शन लाइक यूपीएससी? अगर स्पीकर भी नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो फिर कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. बस छोटा सा है कि याद रखिएगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विच इज एक्स ऑफिशियो, लाइक ही इज वाइस प्रेसिडेंट. आप वो दोनों में करें. आई गॉट इट. तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल नॉट प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग. वो नहीं प्रिसाइड ओवर करेंगे. तो अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आएंगे. क्लियर? बस वो वाला है कि याद रखिएगा. चलें आगे लिखें दैट अगर ये स्पीकर का काम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ही बिहेव्स लाइक एन एमपी. तो ही पार्टिसिपेट इन डिबेट, वोट एट द फर्स्ट इंस्टांस. देन प्लीज राइट दैट, ये इंपॉर्टेंटली लिख लीजिए, whenever he is a member of any parliamentary committee, he automatically becomes chairperson. He automatically becomes the chairperson of that committee. बस इतना याद रखिएगा. Any doubt? Yeah. Okay. Section 69A of Information Technology Act, January 2023, last. Okay. यार इसमें ना बस आप दो चीज समझ लीजिए. सो लिखें
that Section 69A of Information Technology Act 2000 empowers the government to content blocking, to issue content blocking orders to online intermediaries such as internet service providers, telecom service providers, web hosting services, search engines, etc. If the content is a deemed threat to India's national security, sovereignty, और पब्लिक ऑर्डर। तो इसमें आपको नोट्स में मिल जाएगा कितनी चाइनीज ऐप बैन की हैं एंड ऑल दैट थिंग। बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक थोड़ा सा के ट्रिपल डिजिट में इतना नंबर है वो याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो हुआ ये था कि जब चाइना के साथ हमारा 2020 स्क्रिमिश भी हुआ और उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा लाइक स्क्रूटनी करना शुरू किया कि चाइनीज़ ऑपरेशन यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो बहुत सारी ऐप, और खासकर ये चर्चा में इसलिए आया था कि इस बार जो ऐप बैन की गई थी, मतलब कई वेव्स के अंदर बैन हुई हैं। तो ये जो वेव थी बैन होने की, उसमें क्या था, चाइनीज लैंडिंग एप्स थी। मतलब आप ऐप पे जाइए, रजिस्टर कीजिए और लोन ले लीजिए। तो उस तरह से वो बहुत सारा ऐसे छोटे छोटे लोन बांट दे रहे थे और फिर थ्रेट कर रहे थे लोगों को बहुत ज्यादा। तो खासकर उन चाइनीज लैंडिंग एप्स को बैन किया गया था। इसके अलावा आपको पता है कि पबजी बैन कर दिया गया था। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरा, जो टिकटॉक बन चुका था, उसको भी बैन कर दिया गया था। आई नो व्हाट यू मीन। हाँ, मैंने भी कदे कदे लगता खतरा तो ज्यादा बढ़ रहा सीगा। ठीक है, उस तरह की सारी एक्टिविटीज इसके थ्रू हम बैन कर सकते हैं। बस इतना याद रख लीजिएगा, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, मेंस में कहीं कोट करने का काम आ जाएगा। क्योंकि फिर आपके लिए तो स्पेशल है भी ना, लाइक सिक्योरिटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे आप रिलेट कर लीजिएगा। तो एक चीज हम बस इतना याद करके उठेंगे कि अगर हमें कोई ऑनलाइन सर्विस बैन करनी है तो गवर्नमेंट को पावर कहां से आ रही है? पावर आती है सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। क्लियर? इसके अलावा मैंने शुरुआत में एक और चीज कही थी, 66A। ये भी ना कहीं चर्चा में रहता है यार। ये दिस वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। ये मैं कई बार लिखवा भी चुका हूं पॉलिटी के अंदर, आप लिख लीजिए ब्लॉक में यहीं पे कहीं। Like 66A of IT Act was declared unconstitutional and void by Honorable Supreme Court in Shreya Singhal case 2014. उसको क्या था इसके साथ प्रॉब्लम? लाइक इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिंग थी सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक लिखा था दैट दिस पर्टिकुलर सेक्शन is hitting at the roots of freedom of speech and expression. It is having a chilling effect upon freedom of speech and expression. ये वर्डिंग था जजमेंट का। तो क्या था इसके अंदर? एनीवन? ऐसे कैसे आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर चिलिंग इफेक्ट आ रहा है, रूट्स पे हिट कर रहे हैं? क्या था 66 से? यार ये ना लूजली वर्डेड था बेसिकली। जैसा कि हम जानते हैं, कट शॉर्ट स्टोरी इज दैट इवन अपॉन फंडामेंटल राइट्स reasonable restrictions can be imposed, but that is the historical dilemma, that what is reasonable and what is unreasonable.
तो ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, सब्जेक्टिविटी। क्लियर? तो क्या हो रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर खासकर तमाम तरह की वाहियात चीजें लिख दी जा रही थी, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहे थे, फेक प्रोफाइल्स बन रही थी, बहुत सारी फेक न्यूज, मिसलीडिंग न्यूज ये फैलाई जा रही थी। तो सरकार आई तो अच्छी नीयत के साथ थी कि यार हम इसको काबू करेंगे, लेकिन वर्ड्स केयरफुली चूज नहीं हुए। तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था दैट एनी पर्सन बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट मे बी एनी योर फोन, योर लैपटॉप, पाम टॉप, व्हाटएवर, from electronic device if sends any information which is maybe false, which is mischievous in nature, or which is having offensive content, there is an element of that it is likely to cause danger in the society. So such activity will not be allowed and such person will be prosecuted and punished with 3-year imprisonment. 3 साल की जेल कर देंगे। तो प्रॉब्लम वही होने लगी कि स्टेट फिर इसका मिसयूज करने लग पड़े। अब ये लूजली वर्डेड कैसे, जैसे इसमें एक वर्ड यूज किया गया ऑफेंसिव, कि आप कोई भी ऑफेंसिव कंटेंट भेजें। तो सर ऑफेंसिव इज वेरी सब्जेक्टिव नोशन। आपकी कही हुई बात सेम टाइम पर, सेम जगह पर एक पर्सन के लिए कमेंट हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो रिसीवर के ऊपर है कि आप किस तरह से उसको ऑफेंसिव ले रहे हैं या आप उसको कंस्ट्रक्टिव ले रहे हैं। फिर ऊपर से जैसे मिस्चीवियस, अब यार तुम्हारे चक्कर में लोग शरारतें करना भी छोड़ दें, विच टाइप ऑफ सोसाइटी। तो क्या हो रहा था, स्टेट मिसयूज कर रहे थे। जैसे ग्लेरिंग एग्जांपल क्या था लास्टली, दैट महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई, तो शिवसेना ने 3 दिन का बंद कॉल कर दिया। इफ शिवसेना कॉल्स बंद देन इट मींस बंद। तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, उन्होंने अपनी फेसबुक पे अपडेट कर दिया, कुछ ऐसा लिखा था कि यार जाने वाले तो चले गए, अब बाकी लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। और उन्हीं के कजन सिस्टर ने उसको लाइक कर दिया। अगले दिन मुंबई पुलिस आई, दोनों को अरेस्ट किया, 66A में प्रोसिक्यूट कर दिया, अरेस्टेड एंड जेल्ड। वाई? कि सर आपने जो मैडम ये इंफॉर्मेशन डाली है, शिव सैनिक या जो उनके समर्थक हैं वो पहले सदमे में, उनके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, इट इज हाईली ऑफेंसिव टू देम। नाउ यू इमेजिन अ सोसाइटी, आपकी 1.5 लाइन का एक कमेंट कैन रिजल्ट इन 3 ईयर इंप्रिजनमेंट। और यार चलो वो कोर्ट में पनिश हो ना हो, हम वो मुल्क हैं जहां प्रोसीजर इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट। आप गए थाने, अब आप करते फिर रहे हो वकील, अब आपकी पड़ रही है तरीके, कोर्ट में आपकी जल्दी सुनवाई नहीं होगी, जैसा आप कहेंगे रुक जाओ पहले मर्डर का केस सुन लें। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी सब चीज को लेके श्रेया सिंघल, इंटरेस्टिंगली शी वाज अ लॉ स्टूडेंट, और उन्होंने केस फाइल कर दिया था, मतलब इस केस को लेके नहीं, इस सेक्शन को लेके, यार मेरे फंडामेंटल राइट के ऊपर ये तो मतलब इट्स कर्टेलिंग अनरीजनेबल। तो 66A स्ट्रक डाउन। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए। केजी बालाकृष्ण कमीशन, बता चुका हूं इंपॉर्टेंस इसकी ये है, 1 लाइन में प्री के लिए इसको तैयार कर लीजिए, जब इसकी रिपोर्ट आएगी तब ऑब्वियसली ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि 1 लाइन का करंट अफेयर है, केजी बालाकृष्णन कमीशन आखिर बनाया किसके लिए गया। तो इट इज अपॉइंटेड टू कंसीडर the possibility of granting scheduled caste status to the new persons who have historically belonged to scheduled caste but have converted to religions other than Hinduism, Sikhism, and Buddhism। इसी के साथ लिख लीजिए, थ्रू a constitutional order
through a constitutional order in 1956, scheduled caste status accorded in Sikhism. ईयर लिखवा दिया मैंने 1956, ठीक है। हाँ, लिखें इसी के साथ अनदर पॉइंट, accorded in Sikhism, and through another constitutional order in 1990, scheduled caste status accorded to Buddhism. तो व्हाट इज द केस दैट शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस दिया जाता है हिंदुइज्म के अंदर। तो लार्जली ये सच्चाई भी है कि हिंदुइज्म के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन हिस्टोरिकली प्रिवेल करता रहा है, क्या? लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि अदर देन दिस रिलीजन लाइक सिखिज्म, हालांकि ये बड़ी अजीब सी और बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि जहां संगत पंगत जो विचारधारा ये आई हो कि खालसा बनाया जाए सबको, वहां पर भी ये कैरी ऑन कर गया। तो 1956 में शेड्यूल कास्ट स्टेटस अकॉर्ड कर दिया गया सिखिज्म के अंदर भी, एंड यू नो द रिजर्वेशन पॉलिसी इज आल्सो बीइंग फॉलोड। फिर धीरे धीरे 1990 तक हमें एहसास हुआ कि यार बुद्धिज्म में भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म और उन्होंने चूज किया था कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट आप सोच के देखिए 1990 में सरकार को बुद्धिज्म में भी शेड्यूल कास्ट स्टेटस इन्वोक करना पड़ा। क्लियर? तो सोशल रियलिटीज हमारी कुछ और है। अब इसी के साथ सोशल रियलिटी ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम दीज रिलीजन देयर इज अ फिनोमेना ऑफ दलित क्रिश्चियन एंड दलित मुस्लिम्स एज वेल। तो वहां पर भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को नजर आता है। आप वो रोहित वेमुला एक सुसाइड केस हुआ था, तब भी बहुत आवाज उठी थी कि वहां पर भी रिजर्वेशन देना चाहिए। तो अभी तक गवर्नमेंट किसी और रिलीजन के अंदर शेड्यूल कास्ट स्टेटस नहीं देती है, वीजा विज कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता, और फिर बहुत सारा कन्वर्जन भी हो रहा है। तो अब केजी बालाकृष्णन कमीशन बिठाया गया है कि आप चेक कीजिए क्या बाकी रिलीजन में भी ये डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर हमें सजेस्ट कीजिए। मतलब अब कैसे देखेगा कमीशन? वहां की प्रैक्टिसेस को नोट करेगा कि क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, क्या ट्रेडिशंस फॉलो किए जा रहे हैं, और फिर ये सजेस्ट करेगा सरकार को क्या शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस अदर देन दीज रिलीजन स्पेशली इन मुस्लिम्स और दूसरा क्रिश्चियंस वहां अकॉर्ड करना है या नहीं करना। 2 साल का टाइम पीरियड था, 1 साल की एक्सटेंशन मिल चुकी है इसको। एनी डाउट? क्लियर? नहीं, ओनली बुद्धिज्म एंड सिखिज्म, जैनिज्म में नहीं है। क्लियर? किसी और रिलीजन के अंदर नहीं है। आप खत्म कीजिए उस चीज को। नहीं, वो स्पेशल फोकस है, बट इन्होंने तो कह रखा है किसी भी रिलीजन में आप चेक कर लीजिए, दैट इज फोकस। ठीक है यार, इससे पहले कुछ कमीशंस बने थे, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में था, पार्लियामेंट्री पैनल्स हैं, वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। वो ये सजेस्ट कर चुके हैं कि खासकर जैसे सच्चर कमीशन तक मुस्लिम्स की तो हालत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से भी पिछड़ी है, और फिर बाकी रिलीजन में भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं। तो बाकी कुछ पैनल्स ने भी कहा है कि शेड्यूल कास्ट स्टेटस दे देना चाहिए अदर रिलीजन के अंदर भी। तो फाइनली ये एक स्टॉपेज पॉइंट हो सकता है, इसके आधार पर हम डिसाइड कर देंगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या? हु इज केजी बालाकृष्णन अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन? हाँ, ही इज फॉर्मर सीजेआई। क्या? अभी भी यार ये वर्ड्स बड़े अखबार में आए थे। तो हु इज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज सीजेआई? जस्टिस BR गवई। और फिर यार शर्म की तो बात है, पर हमारी फिर सोशल रियलिटीज हैं, तो हमें वो सब अखबार में ही पढ़ना पड़ता है, बताना पड़ता है कि उनकी रिलीजियस और कास्ट की पहचान। तो ही इज फर्स्ट बुद्धिस्ट, बट फिर आपने वो भी देखा होगा सेकंड दलित। तो क्यों लिखा जा रहा है सारे न्यूज़पेपर के अंदर फर्स्ट बुद्धिस्ट एंड सेकंड दलित? क्योंकि बुद्धिज्म में अभी हमने नोट किया है दलित स्टेटस अकॉर्ड किया जाता है, and he is second Dalit. So who was the first Dalit CJ? Who was the first, if I may say so? बड़ी शर्म सी आती हो जा रही सब कहते हुए, बट है, पहचान है हमारे साथ जुड़ी हुई। Needless to say, KG Balakrishnan. He was the first Dalit CJI. Clear? Any doubt?
ओके, चलिए ठीक है, नोट्स में से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कमीशन हो गया। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, so as we know we are having aspirational district program। 112 जिले देश भर के अलग अलग स्टेट से चुने गए हैं। पंजाब पीसीएस देने वाले हैं आप, तो पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर? 3 है शायद, एस्केपिज्म। कितने कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? लिखो होमवर्क, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, नहीं तो अभी बता देता। आई बिलीव मानसा इज देयर। अमृतसर एस्पिरेशनल में? आई डोंट बिलीव। मैं हो भी सकता है, इट्स अ बॉर्डर स्ट्रीट, बॉर्डर थिंग लाइक, बट प्लीज चेक कर लीजिएगा, होमवर्क है आपका। ऑनेस्टली मुझे भी अभी याद नहीं है, पहले याद किया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बस देखिएगा, ब्लॉक्स मत चूज, ब्लॉक बहुत सारे हैं। पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर है? वो कर लिया चेक उसने? हाँ जी, मानसा नहीं है। मानसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है? हाँ, इसमें नहीं, ठीक है। क्या क्या है, फिरोजपुर एंड ओनली 2? ठीक है, ऑनलाइन आप भी एक बार, क्योंकि इंटरनेट थिंग, मल्टीपल सोर्सेज, एक बार ऑफिशियल सोर्स से चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, बस डन 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 डन। करने दो बाकी लोगों को मेहनत। मोगा एंड फिरोजपुर, ठीक है ठीक है। चलिए बैक टू बैक। सो व्हाट इज नाउ अ थिंग दैट एस्पिरेशनल, हाँ जी, ओके ओके, सी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की क्या फिलॉसफी है? देश भर के मोस्ट बैकवर्ड 112 जिले उठा लिया। डिफरेंट, बैकवर्ड, बैकवर्ड, क्लियर? सो देश भर के अलग अलग स्टेट में, जैसे पंजाब से 2 उठा लिए, यूपी से 4 या 6 उठा लिए, ऐसे अलग अलग जिलों को ईयर मार्क कर दिया। 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट चूज किए गए जो डेवलपमेंट में सबसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है। आप यूं समझ सकते हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट इस देश के अंदर हैं, उसमें जो लीस्ट डेवलप हैं 112 डिस्ट्रिक्ट, वो आपने मार्क कर लिए। लेकिन अब लेटर ऑन क्या हो रहा है, गवर्नेंस में आप ये चीज देखेंगे कि हम पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं यूज कर रहे हैं। क्या वैसे भी होने लगा है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फिजिकल चैलेंज्ड वर्ड यूज नहीं करना है, पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी हम कुछ ना कुछ, है ना, स्पेशल चाइल्ड एंड इस तरह से हम कुछ यूज करेंगे, तो एक पॉजिटिव कॉनोटेशन होना चाहिए। तो इसीलिए इनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया, कि ये डिस्ट्रिक्ट एस्पायर कर रहे हैं टू गेट डेवलप्ड, बट असल में है मोस्ट बैकवर्ड, क्लियर? लेकिन टर्मिनोलॉजी आप पॉजिटिव यूज करेंगे। अब यहां पर डिफरेंट पिलर्स के अंदर क्या करना है, डेवलपमेंट लेके आनी है। एक तो यहां पर लो हैंगिंग फ्रूट्स जो भी हैं, जहां पे जल्दी डेवलपमेंट हो सकता है, उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। जैसे आप क्या करेंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चल रही है। व्हाट इज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम? तो हर डिस्ट्रिक्ट का कहीं ना कहीं कोई एक चीज आप चुन लेंगे कि यार इस डिस्ट्रिक्ट का ये प्रोडक्ट है, दैट कैन बी सम फ्रूट, दैट कैन बी सम आर्ट, है ना, क्राफ्ट, कुछ भी। और सरकार सपोर्ट करेगी कि इस प्रोडक्ट को बूस्ट किया जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी बूस्ट हो सके। तो अगर मान लीजिए इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, उसके ऊपर फोकस कर लीजिए। और फिर क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर स्पेशल फोकस के साथ डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना है। समझ में आ गई बात? तो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम आप समझ लीजिए, और सबसे पिछड़े हुए को उठाना है। अंत्योदय की स्कीम पता है ना, क्या होता है अंत्योदय? जो अंत में खड़ा है उसका उदय करना, द मैन स्टैंडिंग एट द लास्ट ऑफ डेवलपमेंटल रॉ, उसको राइस पे लेके आना। तो आप इसी को डिस्ट्रिक्ट पे लागू कर दीजिए, क्लियर? अब डिस्ट्रिक्ट की जगह हम क्या ले आए हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे अगर आप डेवलपमेंटल यूनिट देखें तो ब्लॉक्स होते हैं, विकास खंड जिसको हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में कह देते हैं। ब्लॉक समिति होती है जिस लेवल पे, क्लस्टर ऑफ विलेजेस आप समझ लीजिए,
तो अब ब्लॉक लेवल पर बस उसी प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन है, वही लॉ हैंगिंग फ्रूट्स आपको अचीव करने हैं और उन्हीं 5 पिलर्स या 6 पिलर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। क्लियर? लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। It was announced in 2022-23 budget. It will cover 500 districts. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 112 जिले, इसमें 500 जिले। 500 डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग 31 स्टेट्स एंड यूटीज। 31 स्टेट्स एंड यूटीज रीचिंग द टाइम। 31 स्टेट्स एंड यूटीज, सिर्फ 28 स्टेट है हमारे पास, तो 31 स्टेट्स एंड यूटीज एंड over half are located in 6 states, that is UP, Bihar, Madhya Pradesh, UP, Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal. Needless to say, it is based on ADP program, Aspirational District Program. Please write like, ठीक है, parameters लिख लीजिए, they are like, there are 49 key performance indicators, KPIs, under 5 broad socio-economic themes. 5 broad socio-economic themes. On health and nutrition, education, health and nutrition, education, agriculture and water resource, financial inclusion and skill development, infrastructure. आपकी स्कीम्स चल रही हैं, कुछ स्कीम्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, नॉट फॉर द प्री रादर फॉर द मेंस पर्पस। लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी उठा लीजिए एक बार फिर से, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम याद कर लीजिएगा, मिशन कर्मयोगी, वो गवर्नेंस में आपको कोटिंग वैल्यू मिल जाएगी उसकी। चलिए, क्लियर? ठीक है। लास्ट, भारत रत्न, मैं पहले क्लियर कर दूं, इट्स नॉट 2023 रादर, इट वाज इन जनवरी 24, मिस जस्ट थिंग, तो लिख लेते हैं, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सो वी आर हैविंग अ फिलॉसफी ऑफ पद्मा अवार्ड्स, 1954 में हमने शुरू किए थे, तो दैट इज पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न एट द टॉप सिविलियन अवार्ड है हमारे पास। क्लियर? ओके। सो डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में जो भी योगदान देते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं इसके थ्रू। एंड प्लीज डू राइट, इन 2024 इट वाज अकॉर्डेड टू कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण अडवाणी एंड चौधरी चरण सिंह। सबसे पहले तो 5 नाम याद कर लीजिए, जैसे नोबेल वगैरह को हम हर बार याद करते हैं, ये भी 5 नाम याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्या इनका अगर थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफ देखें तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर साहब हैं, बिहार की राजनीति से आते हैं, 2 बार CM भी वहां पर रहे थे, और इनको बेसिकली जननायक के तौर पे जाना जाता है, या फिर ही इज द फ्यू ऑफ द पर्सन जिन्होंने OBC की राजनीति शुरू की थी या पिछड़ों के लिए आवाज उठानी शुरू की थी। तो यहाँ पर एक मुंगेरी लाल कमीशन भी बनाया गया था और उसके आधार पर बिहार में OBC रिजर्वेशन भी लागू कर दिया गया था। दिस इज प्री इंदिरा सानी वर्डिक्ट के बाद तो
या फिर मंडल कमीशन के बाद तो पैन इंडिया लेवल पे आया था, उससे पहले बिहार में भी रिजर्वेशन पॉलिसी कर्पूरी ठाकर के नेतृत्व में लेकर आए थे। तो दो तौर पे आप जान सकते हैं, मतलब थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, जस्ट अ प्लेन रीडिंग ऑफ 1 or 2 पेज, दैट वन, द सीएम ऑफ बिहार एंड द लीडर ऑफ, मतलब बैकवर्ड क्लासेस आप कह सकते हैं, हमारे यहाँ है इस तरह की भी चीजें, फिनोमिनाज ना, तो उनकी आवाज उठाने के लिए चलिए जननायक के तौर पे जाना जाता था। देन एम एस स्वामीनाथन, आई बिलीव यू ऑल नो दैट फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, he developed or also brought to India the magic seeds which is called high yield variety seeds। तो नॉर्मन बारलॉग सीगे जो डेवलप कर रहे थे, तो उन्हीं की रिसर्च में योगदान दिया, और फाइनली इंडिया में सारा का सारा ग्रीन रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट मिस्टर स्वामीनाथन वाज देयर। मल्टीपल अवार्ड से इनको नवाजा गया। चलिए, then he later on talk about not only the green revolution, rather evergreen revolution as well। चलिए, then we come to PV Narasimha Rao। So you know, he served as Prime Minister of India। Any of the achievement? जी, LPG reform 1991, Rao Manmohan model। What else? What else? जी, banking reforms, good, good। What else? What else? What else? What else? What else? 73rd amendment कब हुआ है? 1992। Again, local self government। Then better relations with US। इससे पहले सोवियत टिल्ड था हमारा। बेटर रिलेशन विद यूएस, इजराइल, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी, और इससे भी बेटर लाइक इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी डिजाइन करने वाले, व्हाट नॉट। मतलब अगर मैं इंदिरा गांधी से इतना मुतासिर ना होता तो मैं कहता बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवर, पर अब इंदिरा गांधी के प्रभाव में मुझे कहना पड़ता है वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड। इनके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब है हाफ लाइन, वो कभी पढ़ के देखिएगा मौका मिले तो। हाफ लाइन, ये माना जाता है ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कि लीडर लायन नहीं हो सकता। कई लोग लिखते हैं कि लीडर अगर कोई हो उसको हाफ लायन होना चाहिए। हाफ लायन तो फिर हाफ क्या बचा पीछे, हाफ फॉक्स। क्या आपको चालाकियां भी पता होनी चाहिए। गेट माय पॉइंट। इनके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब है इनकी बायोग्राफी के तौर पे, हाफ लायन, बहुत डिटेल है कि इस दौरान क्या क्या की चीजें और किस तरीके से। मसला ये नहीं है आपने अचीव क्या कर लिया, मसला ये भी है कि आपने किन परिस्थितियों में वो अचीव किया। इट वॉज अ कोalition गवर्नमेंट, और कितने स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। सो मल्टीपल थिंग्स इसमें आपको मिल जाएंगी। दैट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, उसको रीशेप किया, यूएस से रिलेशन बेटर किए, इजराइल से बनाए हैं, देन परस्यू न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी, सारा तो तैयार था, बस इनको मौका नहीं मिला ब्लास्ट करने का बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेशर। तो एक फेमस एनेक्डोट बताया जाता है कि जब अटल साहब को इन्होंने चार्ज हैंड ओवर किया तो जाते जाते कहा था कि सामग्री तैयार है, हवन की तैयारी करो। ठीक है, हालांकि अयोध्या भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ। चलिए, उसकी अलग एक स्टोरी है। तो मल्टीपल अचीवमेंट्स, देन एलपीजी रिफॉर्म यू ऑल नो, देन ऑल्सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इससे पहले भी तो अटेम्प्ट हो चुकी थी, लाइक राजीव साहब भी तो 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आए थे, नहीं इंप्लीमेंट करा पाए, वो स्टेट्स का बहुत ज्यादा विरोध था। मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। देन वीपी सिंह साहब भी लेके आए थे, उनसे भी बिल पास नहीं हुआ था। इट वॉज पीवी नरसिम्हा राव जो स्टेट्स को मनाने में कामयाब हुए, चाहे उसके लिए पंचायती राज का मॉडल उनको ट्विस्ट करना पड़ा, पर इंप्लीमेंट तो हुई वो चीज। क्या, चलिए ठीक है, पढ़ लीजिएगा। लाल कृष्ण अडवाणी, यू नो द लीडिंग पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया एंड बीन प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बस इनका एक ख्वाब पूरा नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर बनने का, और उसके बाद राष्ट्रपति बनने का। ठीक है, मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं भारत की राजनीति में। एक मजबूत पहले विपक्ष और फिर उसको सत्ता तक ले जाने का संघर्ष। जब कभी ये हुआ करता था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, उस सब के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एस्टैब्लिश करना, और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को अल्टीमेटली आप पावर तक लेके आ रहे हैं। क्या, तो ज्यादातर पॉलिटिकल योगदान इनका है। चलिए, देन लास्टली चौधरी चरण सिंह साहब। एनीवन? एग्रीकल्चर, किस चीज का?
हाँ, लैंड रिफॉर्म में बहुत बड़ा योगदान था। देखिए, इंडिया में जो लास्टली खत्म हुई हैं कुछ चीजें ना, और जो बहुत खतरनाक है, उनमें से एक है इंडिया में किसान राजनीति खत्म हुई है। अब आपको किसान लीडर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फिगर देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि ये होना चाहिए था। किसानों की बात प्रॉपरली एड्रेस की जाए, उसके लिए किसान राजनीति का होना बहुत जरूरी है। जैसे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें घटी हैं पिछले सालों के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। जैसे माना जा रहा है कि दलित लीडरशिप भी अब उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई है जितनी कभी मान्यवर काशीराम साहब के टाइम पे थी, या दलित पैंथर साउथ के टाइम पे थी। तो अब पॉलिटिकल स्पेस में से वो आवाजें कम हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर हम अपने इंडिया का इतिहास देखें और बड़े किसान लीडर्स का कुछ हम नाम देखें, तो उनमें से एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है चौधरी चरण सिंह साहब। क्लियर? तो इनकी अलग से पार्टी भी है, अभी इन्हीं की 3rd जनरेशन चल रही है, जो बीजेपी के सहयोगी भी हैं। सो अल्टीमेटली एक ह्यूज किसान लीडर, ही मैनेज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल्दो ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर who resigned even before facing the लोक सभा। ये लोकसभा ही नहीं जा पाए थे, आई बिलीव 13 दिन या कुछ इतने दिन प्राइम मिनिस्टर रहे थे। कितना? 23 दिन। चलो कर लीजिएगा गूगल, मुझे 13 याद आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम वगैरह उस सबको हटाने में इन्होंने अपना योगदान दिया था। इसमें एक चीज लिख लीजिएगा आप, जहां पे भी आपने लिखा है, दैट देयर इज अ रूल दैट मैक्सिमम 3 awardees विल बी देयर। तो एक पर्टिकुलर ईयर में 3 लोगों को दिया जाता है, बट दिस इज बीन ब्रोकन पहले 1999 में। 1999 जब दिया गया जेपी साहब को, जेपी, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरडोलोई, he come from Assam politics. I believe he was a freedom fighter as well, and I believe first CM of Assam as well. Gopinath Bordoloi and Ravi Shankar. Ravi Shankar is a musician. And in 2024 again, when 5 recipients are there, 5 recipients are there. Yeah, chलिए sir, just wrap up. ओके, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किस फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था? 5th फाइनेंस कमीशन 1969। कौन से फाइनेंस कमीशन ने डन अवे करने के लिए कहा? 14th फाइनेंस कमीशन। व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड इट? जो साइंटिफिक हमने बात की, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, डेवोल्यूशन इंक्रीज्ड। ठीक है, मतलब आप वो मेंस में लिख सकते हैं कि यार ये भी एक रैशनल रीजन है। क्या? ओके, देन इट कम्स टू व्हाट आर द ग्राउंड्स, व्हाट वर द ग्राउंड्स जिसके आधार पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता था? लो पॉपुलेशन डेंसिटी, सीजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है और हिली टेरेन है। क्लियर है यहां तक? ओके 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 ओके। देन अच्छा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बेनिफिट क्या थे? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 90-10 रेशियो और कंसेशन इन सम एक्साइज ड्यूटी एंड टैक्सेशंस। 30% ऑफ ग्रॉस बजट विल गो टू दीज स्टेट्स। क्लियर? अब बंद है। चलिए, देन वैकेंट डिप्टी स्पीकर पोस्ट तो अभी अपॉइंट किए गए 2024 की लोकसभा इलेक्शन के बाद, विच इज द आर्टिकल रिलेटेड टू स्पीकर इलेक्शन, which is the article related to speaker election? Article exactly 93। ठीक है, आर्टिकल नंबर याद रखिएगा। क्या टाइम लिमिट प्रोवाइडेड है? Who presides over when deputy speaker election is there? Speaker will preside over। क्या? चलिए, then it comes to section 69A of IT Act। क्या प्रोविजन है? बस प्रोविजन बता दीजिए मुझे। 69A of IT Act, पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बस इतना याद रखिए, एप्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कंटेंट वगैरह उसको ब्लॉक कर सकते हैं लोग। क्या? ओके,
देन इट कम्स टू केजी बालाकृष्णन कमीशन, किस टॉपिक से रिलेटेड है? क्या एससी स्टेटस अकॉर्ड किया जाए इन अदर रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म? क्या? चलिए ठीक है। देन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, कितने डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं? 500 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं इसके अंदर। व्हाट आर द की इंडिकेटर्स, कौन कौन से हैं जिस पे फोकस किया जाएगा? हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? बाकी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की ही तर्ज पे है सारा का सारा। लास्टली भारत रत्न अवार्डीज 5 लोगों को दिया गया। ओके अच्छा, वैसे बाय रूल कितने लोगों को दिया जाता है? 3 ईयर, 2 बार ब्रेक किया गया है रूल, ठीक है। इस बार किन किन लोगों को मिला इन वन वॉइस? चौधरी चरण सिंह साहब, एम एस स्वामीनाथन, एल के अडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव। सिंपल याद कर लीजिए, इसमें से पॉलिटिशियन आप सेग्रीगेट कर लीजिएगा, जैसे यहीं पर लिख लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव साहब पॉलिटिशियन, चौधरी चरण सिंह अगेन पॉलिटिशियन, ठीक है जी। देन एल के अडवाणी अगेन पॉलिटिशियन, कर्पूरी ठाकुर अगेन पॉलिटिशियन एंड वन इज एग्रीकल्चरिस्ट दैट इज स्वामीनाथन। बाकी ये 4 बस पॉलिटिशियंस याद रखिएगा। क्या एनी डाउट? दैट विल बी ऑल, थैंक यू।